नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट के सामने आने के बाद अब कई ऐसे पार्टी के नेता हैं जो नाराज हो गए हैं, रूठ गए हैं। बता दें आपको कि कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने का मन भी बना लिया है और कई ऐसे नेता हैं जो अपने पार्टी को छोड़ने की तैयारी अभी से ही शुरू कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा है, उनसे जानेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, कई ऐसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने मन बना लिया है कि हाँ, अब हम पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि लिस्ट सामने आने के बाद कई नेता रूठ जाएंगे, पार्टी से बगावत कर लेंगे। तो क्या कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? देखिए रश्मि, ठीक कहा आपने। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद से ही नहीं, इनफैक्ट बीजेपी की लिस्ट जो वायरल जो सामने आई थी उसके बाद से ही कहा जा सकता है और उसका असर देखा गया है। पहले आजसू के उमाकांत रजक ने इस्तीफा दिया और फिर जेएमएम ज्वाइन किया। जमुआ से केदार हाजरा जो बीजेपी के विधायक थे, मजबूत कैंडिडेट अपने आप को मान रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, जेएमएम की सदस्यता ली और बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद ये कह सकते हैं आप उसमें और इजाफा हो गया है। वैसे लोगों की फहरिस्त लंबी हो गई है। जैसे ही लिस्ट जारी होती है और पोटका से मीरा मुंडा यानी अर्जुन मुंडा की पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाता है, वैसे ही 3 बार की जो विधायक रह चुकी हैं वहां पर, हालांकि 2019 में हार गई थी, मेनका सरदार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे में कुछ रीजन नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि उनको टिकट की उम्मीद थी, वहां पर वो कैंपेनिंग भी कर रही थी, लेकिन अंतिम वक्त में उनका टिकट काट करके मीरा मुंडा को दे दिया। इसके अलावा एक लव सरदार भी है वहां से, उनको भी भरोसा जताया गया था। चंपई सोरेन के करीबी माने जाते हैं। चंपई सोरेन ने शायद उनको कमिटमेंट किया था कि मैं आपको वहां से टिकट दिलाऊंगा, लेकिन उनका भी पत्ता साफ हो गया। इस वजह से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों लोगों ने आगे की रणनीति के बारे में खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो लोग कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक गणेश महली हैं, सरायकेला से बीजेपी के सिंबल पर 2-2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार तो कुछ मतलब 1000 वोटों के आसपास से ही हारे थे चंपई सोरेन से। तो उन्होंने जैसे ही लिस्ट जारी हुई, उनका एक फेसबुक पर एक ये आया है, पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने शायराने अंदाज में लिखा है कि गर तुझको गरूर सत्ता की, इस कदर तो हमें भी तख्ता पलटने का हुनर आता है, जय झारखंड। इसका तरह तरह के इस पोस्ट के मायने निकाले जा रहे हैं। और आपको याद होगा, हमारे संपादक जी ने ही, अनुराग ठाकुर जी ने ही, जब जेएमएम की जो भी इस तरह से बीजेपी की लिस्ट वायरल हुई थी, उसी तरीके से जेएमएम की लिस्ट भी एक सामने आई थी। उसमें सरायकेला से गणेश महाली के नाम का जिक्र था जेएमएम उम्मीदवार के रूप में। तो क्या गणेश महाली भी बीजेपी छोड़ रहे हैं चंपई सोरेन को उम्मीदवार बनने के बाद? क्या वो भी जेएमएम में जा रहे हैं? इसको लेकर के कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है इस शायराना पोस्ट को लेकर के। इसके अलावा एक और सरायकेला के उम्मीदवार है रमेश हांसदा, जिनसे कल हम लोगों ने रिएक्शन भी लिया जैसे ही चंपई सोरेन के नाम का ऐलान हुआ। वो भी पिछली बार से ही लगातार टिकट लेने की होड़ में थे, रेस में थे। उन्होंने भी अपना बायोडाटा दिया था पार्टी के नेताओं के पास में और वो भी दावा कर रहे थे कि मुझे यहाँ से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 2 बार गणेश महाली को मिल गया है, एक बार मुझ पर भरोसा जताइए, हम जीत के दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन की एंट्री हुई, तब से अंदेशा उनको हो गया था, लेकिन फिर भी उनको लग रहा था कि पार्टी पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताएगी। लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो भी टूटे हुए थे, मायूस नजर आ रहे थे और वो कह रहे थे कि पूरे झारखंड में एकमात्र वैसे नेता हैं जिनके साथ लगातार कई बार टिकट मिलते मिलते रह गया है। तो वो भी उन्होंने तो साफ साफ ऐलान तक कर दिया कि वो चुनावी राजनीति से अब किनारा करने जा रहे हैं और आंदोलन की राह पर अब चलने जा रहे हैं। इसी तरीके से कई और नाम है जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। बरकट्ठा से कुमकुम देवी हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, बड़े मतलब वोटों के मार्जिन से जीती हुई हैं। उन्होंने भी पर्चा खरीद लिया है। वहां पर आपको याद होगा कि जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, पहले बीजेपी में थे अमित यादव, उन्होंने पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और जीता था और वहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर आई थी। लेकिन अंतिम वक्त में अब से कुछ दिन पहले अमित यादव को बीजेपी ने शामिल कराया
तब ये माना जा रहा था कि शायद बीजेपी से ये कमिटमेंट मिला है कि आपको टिकट दिया जाएगा, तभी वो शामिल हुए हैं। लेकिन कुमकुम देवी का मैं सुन रहा था कि कुमकुम देवी का आरोप ये है कि बरकट्ठा से अमित यादव का नहीं, उनका टिकट फाइनल हो गया था और सब कुछ ओके हो गया था, मुझे पर्चा खरीदने तक के लिए बोल दिया गया था, लेकिन अंतिम वक्त में अमित यादव को टिकट दे दिया गया। तो उन्होंने भी कहा है कि मैं भी आगे अपने लोगों से मिल करके स्ट्रेटेजी तय करूंगी कि मुझे आगे क्या करना है, क्या चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा हुसैनाबाद के एक विनोद सिंह हैं, वो भी बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही वो जुड़े रहे हैं। उनको भी उम्मीद थी कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कमलेश सिंह के आने के बाद उनका भी पत्ता साफ हो रहा है। इसी वजह से वो भी नाराज नजर आ रहे हैं और टिकट मिलने के पहले तक, चूंकि वहां पर भी कमलेश सिंह का पत्ता साफ हो गया, उन्होंने कई चैनलों को स्टेटमेंट दिया है और साफ साफ कहा है कि किस मुंह से कमलेश सिंह चुनाव में जाएंगे और जनता के बीच वोट मांगेंगे कमल छाप पर, बीजेपी के सिंबल पर। इसलिए चूंकि कमलेश सिंह ने पिछली बार शायद ये कहा था कि ये उनका अंतिम चुनाव है और इस बार के बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से लुइस मरांडी हैं, जिनका टिकट कट गया है एक तरीके से कहा जाए तो। हालांकि सामने आ रही बात कि उनको होल्ड करके रखा गया या उनको बोला गया है कि आप बरहेट से यानी कि हेमंत सोरेन के सामने में चुनाव लड़िए, लेकिन शायद उन्होंने इसके लिए हामी जाहिर नहीं की है। कोशिश चल रही है, चूंकि 2014 में हेमंत सोरेन को वो हरा चुकी हैं। दुमका से हालांकि वो टिकट चाह रही थी, लेकिन वहां पर सुनील सोरेन को टिकट दिया गया है। सुनील सोरेन वही हैं जो दुमका के सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार टिकट मिलने के बाद बीजेपी ने उनसे टिकट वापस ले लिया था और वहां से सीता सोरेन को लड़ाया था। और दुमका में सुनील सोरेन और लुइस मरांडी का अलग अलग धरा है और पिछले दिनों दोनों के समर्थकों के बीच में चाकूबाजी की खबर भी सामने आई थी। तो इस तरीके से कई नाम हैं, कई लोग हैं जो कि नाराज है। आशुतोष जी, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि सबको खुश करके चलना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए भी, क्योंकि कई नेता हैं, कई बड़े चेहरे हैं, सबको टिकट दे देना, सबको साथ लेकर चलना, ये थोड़ा मुश्किल नजर नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल, हमेशा से किसी भी पार्टी के लिए इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब भी चुनाव आता है, चूंकि 81 विधानसभा सीट है और दावेदारों की फहरिस्त आप कहें तो हजारों की संख्या में है। ऐसे में सबको खुश नहीं किया जा सकता है। हरियाणा का भी चुनाव आपने देखा होगा या जम्मू कश्मीर का, हरियाणा में खास तौर पर काफी लोगों ने बगावत का बिगुल फूका और दूसरे दलों के टिकट पर या फिर निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतरे। वो लोग, कुछ लोग सफल भी हुए, कई लोग असफल हुए। तो ऐसा चलता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कई इसमें से ऐसे चेहरे हैं जो बड़े नेता हैं और वो जीत और हार में अंतर पैदा कर सकते हैं। बीजेपी को कम से कम वो जीत ना पाए, लेकिन हरा जरूर सकते हैं एनडीए उम्मीदवार को या बीजेपी उम्मीदवार को। इसीलिए बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए, किसी तरीके से मनाया जाए उन लोगों को। हम जो नाम बता रहे थे उसमें कई और नाम है, वो भी हम बताना चाहेंगे रश्मि। इसके अलावा नाला विधानसभा सीट से सत्यानंद झा बाटुल हैं, वो जीते हुए हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार उनको उम्मीद थी कि इस बार टिकट मिलेगा उनको जरूर, लेकिन वहां से उनका टिकट भी काट दिया गया है और माधव चंद्र महतो को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मैं उनकी पत्नी का जो निकिता झा है उनका स्टेटमेंट में सुन रहा था, उनका साफ साफ कहना है कि माधव चंद्र महतो वही है जो कभी मतलब हमेशा पार्टियां बदलते रहते, कभी जेबीएम में रहते हैं, कभी आजसू में और कभी बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बना दिया, जबकि नाला में सीपीआई का गढ़ था और हम लोगों ने उस गढ़ को मतलब अपने लिए, बीजेपी के लिए मजबूत किया था, संगठन को खड़ा किया था और वहां पर कमल खिलाया था। लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है आज की तारीख में ही हम लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं और इसके बाद चुनाव भी निर्दलीय ताल ठोकेंगे नाला विधानसभा सीट से। तो वो सीट भी मुश्किल हो गई है। और उनके साथ साथ कई जो बीजेपी से जुड़े ये पदधारी नेता हैं वो लोग भी उनके साथ थे और उनका भी ये स्टेटमेंट था कि हम सब लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि गांडेय विधानसभा सीट से जेपी वर्मा को शामिल कराया गया था,
उससे पहले प्रदीप कुमार वर्मा उपचुनाव में कल्पना सोरेन के सामने बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। इन दोनों लोगों को उम्मीद थी कि इनमें से किसी न किसी को टिकट मिलेगा। जेपी वर्मा को चूंकि शामिल कराया गया था तो उनको लग रहा था कि हमें ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन उम्मीदवार किसे बनाया गया है? तो एक मुनिया देवी को। मुनिया देवी के बारे में पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जिनको पता नहीं है कि ये मुनिया देवी है कौन, लेकिन कल्पना सोरेन के सामने में उनको लड़ाया गया है। तो ये लोग भी मायूस हैं, नाराज हैं, या फिर आने वाले दिनों में कोई स्टेप उठा सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है, ऐसी बातें सामने आ रही है। और ऐसे में अगर ये बड़े चेहरे बगावत करते हैं और अगर पार्टी छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो वो आगे आने वाले दिनों में अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। तो ये भी सोचना होगा, बीजेपी को समझना होगा, ताकि इस तरह की स्थिति ना आए और फोकस किया जाए कि झारखंड में विधानसभा चुनाव हम कैसे जीत सकते हैं। देखिए, बीजेपी को पहले से ही इस बात का आभास था, बीजेपी को पहले ही से ऐसा लग रहा था, और यही वजह है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। लेकिन किस हद तक कामयाब होती है, चूंकि देखिए झारखंड की परिस्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ पर किसी को ये कमिटमेंट नहीं किया जा सकता है कि आपको हम दूसरी जगह एडजस्ट कर देंगे, यानी विधान परिषद की सीट वहां पर नहीं है, चूंकि छोटा राज्य है, काशी विधानसभा की सीट ही है। ऐसे में किसी राजनेता के पास, मैक्सिमम राजनेता के पास धैर्य उतना नहीं होता है कि इतना इंतजार करे। अब 5 साल के बाद ही कोई, चूंकि हाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, अब विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, इसमें भी संभावना क्षीण हो जाएगी, तो फिर 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में वैसे नेताओं की फहरिस्त कम है जो इतना इंतजार करें, इतना पार्टी के प्रति वफादार रहे। वैसे भी झारखंड के इतिहास को देखेंगे आप और झारखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट निकालेंगे तो मैक्सिमम जो आज की तारीख में चुनावी राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं वो इधर से उधर, उधर से इधर दल बदल करने में उन लोगों को, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इधर से उधर दूसरे दलों में रहे हैं और अब किसी और दल में हैं और किसी और दल से चुने जाते रहे हैं। ऐसे ही कई लोग हैं, कई समरी लाल का टिकट काटा गया है कांके से, इंद्रजीत महतो जो सिटिंग विधायक थे उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है वहां पर, वहां भी बीजेपी के कई दावेदार थे। सीपी सिंह को अंतिम वक्त में 7वीं बार टिकट दे दिया गया है, वहां भी कई दावेदार थे जिनका नाम सामने आ रहा था, वो लोग भी नाराज बताए जा रहे हैं, मायूस बताए जा रहे हैं, चूंकि हर बार कहा जाता है कि इस बार सीपी सिंह की जगह उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन नतीजा सिफर निकलता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी की लिस्ट जारी होने के पहले से जो संकेत मिल रहे थे वो बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद भूचाल सा आ गया है, तूफान सा आ गया है, इस्तीफे की शुरुआत हो गई है और कई लोग बगावत का मूड बना रहे हैं, कई लोग पार्टी छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और आने वाले दिनों में ये फहरिस्त और लंबी ना हो इसके लिए बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हो रही है। कई लोग अपोजिशन के संपर्क में भी है, विरोधी खेमे के संपर्क में भी है, चूंकि विरोधी खेमे की तरफ से अब तक प्रत्याशियों की लिस्ट सामने नहीं आई है और इससे पहले उमाकांत रजक और केदार हाजरा इसकी बानगी पेश कर चुके हैं। इसीलिए कई लोगों को संभावनाएं लग रही है कि वहां पर उनकी दाल गल सकती है, वहां पर उनके लिए टिकट मिल सकता है, संभावना है। तो वो लोग, कई लोग इसमें से संपर्क में भी हैं। अब देखने वाली बात होगी। और सुप्रियो भट्टाचार्य ने पिछले दिनों कहा भी था कि सैकड़ों बीजेपी के नेता हमारे संपर्क में है, लेकिन सबको लिया नहीं जा सकता, जैसा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा था। तो देखने वाली बात होगी कि जेएमएम या कांग्रेस या राजद या वाम दल में कितने लोग इनमें से एडजस्ट कर पाते हैं, कितनों को टिकट मिल पाता है और कितने लोग चुनाव लड़ते हैं। वैसे हेमंत सोरेन भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और एक एक चीज नोटिस ले रहे हैं कि कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकता है जो बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट को हरा सकता है। वैसे लोगों को भी वो ढूंढ रहे हैं और वैसे लोग अगर मिल जाए तो उनको टिकट देने से भी गुरेज नहीं होगा। वैसे देख रहे होंगे आप कि 2 मजबूत प्रत्याशी उनको मिल गए, उमाकांत रजक और केदार हाजरा के रूप में। वैसे ही अमित यादव जो काफी दिनों से नाराज थे, पार्टी से में नहीं भी थे, अपनी पार्टी बना करके थे, सिल्ली में 2 बार वो और उनकी पत्नी विधायक भी रह चुकी हैं, तो पिछले कल ही शामिल भी हो गए हैं जेएमएम में। वैसे ही चमरा लिंडा जो जेएमएम से मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद निर्दलीय उनको निलंबित कर दिया गया था, चमरा लिंडा से भी हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है और माना जा रहा है कि बिशुनपुर से चमरा लिंडा का भी टिकट कंफर्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे कई लोग हैं जो पुराने लोग हैं लेकिन मजबूत दावेदार हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी अपना रहे हेमंत सोरेन, चूंकि हेमंत सोरेन को भी पता है
कि इस बार का चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से उनको घेरने के लिए बीजेपी की तरफ से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और बड़े बड़े नेता कैंपेन कर रहे हैं लगातार झारखंड में बने हुए। रश्मि, बिल्कुल, और ऐसे में बीजेपी अब किस तरह से डैमेज कंट्रोल कर पाती है, पार्टी नेताओं को साथ लेकर चलती है, ये भी बड़ी चुनौती होगी। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और झारखंड की पल पल अपडेट्स, क्या कुछ राजनीतिक हलचल है, वो लगातार कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।